अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। फ़खर यूसुफ़ज़ई भी बस कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड्स में हमें जॉइन कर लेंगे। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे एक बार फिर ईरान की, और ज़ाहिर है कि जो वॉर चल रही है ईरान को लेकर, तो रशियन ऑयल के लिए अमेरिका ने कहा था कि नहीं ले सकता, भारत को कहा था कि नहीं ले सकते, और भी कई देशों को अमेरिका की तरफ से मना किया गया था। तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के कह रहे हैं कि अब पहले मना किया था अमेरिका ने, और अब अमेरिका जो है वो तमाम कंट्रीज से कह रहा है कि भाई आप रशियन ऑयल ले लीजिए। तो ये आपको लगता है कि उनका स्टेटमेंट ठीक है, और वाकई में ट्रम्प को अपनी ही बात को अब उलट करके बोलना पड़ रहा है? पहले मना कर रहे थे, अब सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी रशियन ऑयल लीजिए। बिल्कुल बात आप सही कह रही हैं। और रशिया जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, या आई गेस फॉरेन मिनिस्टर है, उनका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और सही आंकलन है कि एक समय जब वो यूक्रेन का वॉर रुकवाना चाहते थे और उसके थ्रू वो पीस प्राइज पाना चाहते थे, तो उनको ये समझ में आ रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका मेन कारण जो फाइनेंशियल रीज़न है वो है। और वो फाइनेंशियल रीज़न ये है कि अगर रशिया के पास पैसे ना हो लड़ाई लड़ने के, तो रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो रुक जाएगी और रशिया ये वॉर हार जाएगा और यूक्रेन ये वॉर जीत जाएगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी अंडरस्टैंडिंग के, हेलो फकर भाई, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका ये सॉल्यूशन था कि भाई वॉर को रुकवाना है तो ये ऑयल का बिजनेस कम करवाओ रशिया का। और ये बात तो फैक्चुअली सही नहीं थी, क्योंकि अगर आप रशिया के पास ऑयल के अलावा भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते तब भी वो लड़ता, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट ने धोखा दिया था रशिया को, वॉर्सो पैक्ट हालांकि खत्म हो चुका था, उसके बाद जिस तरीके से धोखा दिया है नाटो को, उन्होंने कहा कि वो उसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स थे रशिया के, जो बात वेस्ट नहीं समझा। तो बिल्कुल ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ गया। वो भीख मांग रहे हैं भाई, उनको तो ईरान का भी ऑयल बीच में सेल करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ईरान के ऑयल को तो मार्केट में आने नहीं दे रहे। तो सूनर और लेटर ये भी दशा आएगी ही बहुत जल्दी। बिल्कुल, यानी कि ईरान की तरफ भी उनको जाना पड़ेगा, और रशिया की तरफ तो वैसे ही उनको अपनी बात जो है वो पलटनी पड़ गई। और यही सवाल मेरा अगर आपसे भी, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया है। और आपको क्या लग रहा है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, और वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प को जो है अब भीख मांगनी पड़ रही है लोगों से कि जी आप रशियन ऑयल ले लीजिए। और रशिया के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो यकीनन बहुत चौड़े होकर घूम रहे होंगे कि देखो जी हमने तो जैसे कहते हैं अमेरिका को झुका दिया। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि बल्कि डॉक्टर साहब की भी बात मैं भी ये कर रहा हूं। और कल परसों न्यूयॉर्क टाइम ने बहुत बड़ी स्टोरी की कि मिसकैलकुलेशन रिगार्डिंग ईरान बाय अमेरिका एंड नेतन्याहू यानी इजराइल, जो दोनों उनकी बहुत बड़ी स्टोरी छपी है। और उन्होंने कहा है कि आपने मिसकैलकुलेट किया था। आप ये समझ रहे थे कि शायद एक आध दिन की टोटल गेम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी हम दो चार मिसाइल मारेंगे या उनके इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे, या बल्कि इमाम खामनेई साहब को हम मतलब उड़ा देंगे तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बट उसके बाद तो लगता है ऐसे कि उसके बाद ही सारी फिल्म स्टार्ट हो गई है कि उन खामनेई साहब के असैसिनेशन के बाद किस्सा स्टार्ट हुआ है। उससे पहले शायद उन्होंने हाथ थोड़ा सा होला रखा था और दे वर ट्राइंग फॉर दैट कि भाई चले बीच में से अगर कोई पड़ गया, जैसे मतलब इंडिया, चीन, रशिया या कोई ऐसे जो दुनिया के जो बड़े कंट्रीज है उनके लीडर, या वेस्ट ये यूरोप यूनियन का कोई फ्रांस वगैरह अगर पड़ जाए तो शायद कुछ मामला तय हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी इटली एंड फ्रांस ने कांटेक्ट किया है विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और उनसे श्योरिटी मांगी है कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से हमारे जो टैंकर्स है, ऑयल टैंकर्स, उसको गुजरने की आप गारंटी दें, हमें हमें इजाजत दें आपके, हम यहां से गुजारें। वो ट्रंप से क्यों राब्ता नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है ना कि मतलब कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट कोई मामूली आदमी थोड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की बड़ी ताकतों में उनका शुमार होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल वाइज देख ले, बाकी चीजों के हवाले से देख ले, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया। देखिए, ये
मसला ये है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को या जितने भी लोग हैं, क्योंकि इफेक्ट तो सारे हो रहे हैं, ना यूरोप बच रहा है, ना साउथ एशिया बच रहा है, ना जापान ऑस्ट्रेलिया बच रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है ना सबका, कारोबार तबाह हो रहे हैं लोगों के साथ, मतलब ना डॉक्टर साहब का और मेरा क्या कसूर है, हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, डॉक्टर साहब कह सकते हैं चल इसराइल ने ठीक किया, मैं कह सकता हूं कि ईरान ने ठीक किया, लेकिन डायरेक्टली हमारा दोनों का कोई कसूर नहीं है कि इस जंग के हवाले से। लेकिन जंग किसने शुरू की, अब क्या हो रहा है, वो इफेक्ट पूरी दुनिया हो रही है। इसीलिए मेरे ख्याल में प्रेशर डालने की जरूरत है। और देखें, आज की रिपोर्ट है, आज गालिबन रॉयटर्स में है या किसी और ने, लेकिन अमेरिकन किसी उसने मीडिया ने या यूरोपियन ने दी है कि $2 बिलियन सिर्फ टैक्स की मद में हमारे पास पैसा आया, रशिया क्लेम कर रहा है ये $2 बिलियन 1 और 2 डेज के अंदर। बाकी जो ऑयल से वो कमा रहे उसके अलग है। अब सोचे आप कि भाई, आप जो यूक्रेन वॉर के सामने आपने कहा था कि हमने आइसोलेट कर दिया, उनके सारे सिस्टम को हमने ब्लॉक कर दिया, अमेरिका ही कह रहा था ना, यूरोप को भी उकसाता था। अब क्या हुआ, आप कह रहे कि नहीं जाके उनसे खरीदें, वहां से क्या खरीदे, अब तो यकीन करें इनडायरेक्टली ये ईरान से भी खरीद रहे हैं। चीन आज भी ईरान से ऑयल खरीद रहा है। ईरान ने आज अनाउंस किया कि जो चाइनीज योन में परचेजिंग करेगा ऑयल की, उसको इजाजत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने की। किधर गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो उनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर यहां पे खड़े थे, जी हम संभाल लेंगे, छोड़ो आप, ईरान की ऐसी की तैसी कि वो किसी जहाज को रोक सके। ना उनका इब्राहिम लिंकन है, ना उनका वो दूसरे तीसरे जो है, वो भाग गए सारे। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने मिसाइल मारे इनके शिप कैरियर के ऊपर, जो दुनिया में पहली दफा ये मिसाल कायम हो रही है कि भाई ईरान जैसा मुल्क उठ के और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर रहा है। तबाह तो वो नहीं हुए, लेकिन नुकसान हुआ है। कल जो प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है सऊदी अरेबिया में, 5 रिफ्यूलर्स इनके उड़ाए गए हैं। अमेरिका खुद कहता है कि ये रिफ्यूलर। दूसरी बात, ड्रोन्स गिरता है, जहाज गिरते हैं, कहते हैं ये फ्रेंडली फायर में गिरा। ईरान वाला फ्रेंडली फायर में नहीं गिरता, इनका फ्रेंडली फायर में गिर रहा है। तो भाई मामलात ऐसे नहीं है, खराब है, काफी खराब है। और ईरान बार बार कह रहा है कि $200 के लिए दुनिया तैयार रहे, $200 पर बैरल। हमारे यहां पर जी जी अब $200 के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका इंटरनेट चल रहा है ना, क्योंकि आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उनका इंटरनेट सही नहीं है। तो सबसे पहले आप बिल पे कर दीजिए सर, इससे पहले कि 200 पे चला जाए। मैंने फखर को रोका है ताकि बैलेंस रहे। कई बार लोग हमें कहते हैं फखर ज्यादा बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब कम बोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं डॉक्टर साहब ज्यादा बोले, फखर कम बोले। तो इसलिए मैंने फखर को इस तरह रोका है। और डॉक्टर साहब आपसे वही बात जो फखर कह रहे हैं कि सर चाइना कहाँ है, चाइना इस सारे मामले में गायब है। और सुनने में ये भी आया था बहुत शुरू में जब ये अटैक्स चले थे, तो हो सकता है आप लोगों ने भी, फखर ने और आपने भी सुना हो कि कहा जा रहा था कि ईरान की मदद चाइना कर रहा है, क्योंकि वो ड्रोन और इस तरह की कई चीजें जो है उसमें चाइना का भी नाम लिया जा रहा था। तो इस वक्त चाइना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या रीजन हो सकती है? नहीं, चाइना दिखना तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे। तो अभी 2 दिन पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, उसमें चाइना एब्सटेन किया। 13-2 से वो रिजोल्यूशन पास हुआ है। चाइना और रशिया दोनों ने किया था एब्सटेन, आई थिंक सो। हाँ, दोनों ने एब्सटेन किया है। तो उस रिजोल्यूशन में आप देखें कि यूनाइटेड नेशन तो ईरान को कंडेम कर रहा है, क्योंकि जो गल्फ नेशन के ऊपर अटैक हुए हैं उसमें उनका ये मानना है कि ईरान एग्रेसर है। और ये तो देखिए, जो भी आप कह लें, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, क्या कहते हैं उसको, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है। मैं पढ़ रहा था उसको बहुत ध्यान से, ये आपके दर्शकों को भी दिखा दूं। तो ये देखिए, ईरान को तो विश्व छोड़िए, अनफॉर्चुनेटली ये जैसा मैंने कहा कि मैं ईरान को बहुत पसंद करता हूँ, ईरान के लोगों से मुझे बहुत पसंद है। मेरी जो भी वो थी, वो खामनेई साहब के रिजीम के अगेंस्ट में थी, उनके नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट में थी, क्योंकि हम भी वो पाकिस्तान के हाथ भोगते हैं। मगर मैं ईरान के ऊपर अटैक हो ये मैं कभी नहीं पसंद करता। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करे या इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करे, ये मैं कभी पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप अब मैं लॉ पे तो नहीं ले जाता, मैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन दिखाता हूँ, उसकी वर्डिंग पढ़िए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसको आप क्या कहेंगे।
ये देखिए, ये दिख रहा है आरजू जी, दिख रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ये सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है, और मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूं। देखें, इसमें दो चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको करना पड़ेगा अंडरस्कोर, कि जो कंडेम्स, ये देखिए पॉइंट नंबर 8, कंडेम्स एनी एक्शन और थ्रेट by Islamic Republic of Iran aimed at closing, obstructing, or otherwise interfering with international navigation through the Strait of Hormuz or threatening maritime security in Bab al-Mandab, affirms that any attempt to impede lawful transit passage of freedom, एक तो ये चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि ये जो है ना, जो मुझे लगा कि खतरे की घंटी है, reiterates its strong support for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE and Jordan. Condemns in the strongest terms of the egregious attacks by the Islamic Republic of Iran against the territories of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE and the Jordan, and determines that such acts constitute a breach of international law and a serious threat of international peace and security. Further condemns that the residential areas were attacked, the civilian objects have been targeted, resulted in the civilian casualties and the damage of the civilian buildings, demands the immediate cessation of all attacks by the Islamic Republic of Iran, demands that the Islamic Republic of Iran immediately and unconditionally cease from any provocation or threats, call upon the Islamic Republic to comply fully with the obligations under the international law, including IHL, particularly with regard to the protection of civilians, reaffirming that the exercise of navigational rights and freedoms of merchant, blah, 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 routes, this and that. So decides to remain this thing. तो अब आप ये सोचिए, अब ये देखिए, ये भी है, अफर्मिंग द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस in response to the deplorable armed attacks by the Islamic Republic of Iran as recognized by Article 51 of the UN Charter. तो दुनिया तो कंडेम कर रही है ईरान को, और ये तो यूएन है, बिकॉज ये रिजोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में पास किया गया, इसका मतलब आप समझ रही हैं। तो ये जो ईरान की स्थिति है वो आने वाले समय में अच्छी नहीं होगी अगर वो इस चीज़ों को नहीं रोकते हैं, या इन चीज़ों से वो इन देशों के साथ वापस से वो अच्छे टर्म में नहीं आते। क्योंकि देखिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है, ये ऐसा वैसा नहीं है, ये हमारे आपके लिए बाइंडिंग रिजोल्यूशन है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान एग्रेसर है। वो देखिए, लड़ाई के दो डिमेंशन हैं, ईरान इजराइल और ईरान और यूएई, या ईरान और मिडिल ईस्ट। सो जो आप मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हो अनप्रोवोक्ड, उसका तो जवाब आपको देना पड़ता है। वो ये नहीं करें कि यू आर एग्रेसर अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर भी बम मारे हैं, उसका उसमें मेंशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गल्फ में तो अमेरिका के चीजों को मार रहे हैं ना, अमेरिकन जो बेसिस हैं उनको टारगेट कर रहा है। वो सिविलियन बिल्डिंग को मार रहे हैं ना, अमेरिकन बेसिस को सिर्फ नहीं मान रहे, उसमें तो उन्होंने लिखा है ये चीज। और सिक्योरिटी काउंसिल ये बिना रिपोर्ट के तो किया नहीं होगा, इतना बड़ा रिजोल्यूशन पास कर दिया, और पूरे जीसीसी के जो कंट्रीज थे वो बैठे हुए थे, कतर था, ओमान था, सऊदी अरेबिया था, यूएई था, जॉर्डन था, बहरीन था, सब बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैंने इस रेजोल्यूशन को भी मैंने कवर किया था, और फिर जो ईरान के एम्बेसडर है जो उन्होंने स्पीच की थी उसके हवाले से फिर उन्होंने कहा कि जब मैदान जंग में इनको मात हो रही है, इनको परेशानी पड़ रही है, तो कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन के पास आ गए। कौन यूनाइटेड नेशन के पास आ रहा है? अमेरिका कहता है कि भाई हम तो यूनाइटेड नेशन कौन किस खेत की मूली है। इजराइल तो खैर मानता नहीं, इजराइल को तो मतलब वो तो कहता है भाई दुनिया का कोई लॉ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो वो लॉ जो है वो सिर्फ ईरान के ऊपर अप्लाई होते हैं कि वो इज एग्रेसर। ठीक है, मिडिल ईस्ट ने, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन ले, लेकिन सरगई लाराओफ साहब ने जो बात की थी उनको कि आप ये रेजोल्यूशन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं लेके आते, कि वो आपके मुल्क से बैठकर और ईरान को निशाना बनाते हैं, और बिल्कुल ईरान बना रहा है, और मेरे ख्याल में ये ठीक कर रहा है। जो अटैक्स किए उन्होंने
प्रिंस सुल्तान एयरबेस को रात को हिट किया उन्होंने। इसके अलावा अल अदीद एयरबेस है अमेरिका का इंदोहा, इसके साथ साथ कुवैत में। तो मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है ना, वो तो वहीं से ईरान को मारा जा रहा है। तो ईरान फिर क्या करेगा? ईरान ये देखेगा कि नहीं जी, मेरा तो वाशिंगटन डीसी में कोई पेंटागन के ऊपर मैं मिसाइल मारूंगा। तो ये चीजें तो खैर नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि इससे अंदाजा ये हो रहा है कि अमेरिका अगर खुद यूनाइटेड नेशन में या फिर उनके अलाइज जो है वो यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उनको बहुत सख्त मार पड़ी है। तो उन्होंने कहा यार अब भागने का यही बेहतरीन रास्ता है कि अब इधर चले जाओ, वरना तो फिर काम खराब है हमारा। मैं ये नहीं कहता कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी बॉडी, हम सारे उसके मेंबर्स हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, 199 200 के करीब कंट्रीज उसके चार्टर्ड में मौजूद है। लेकिन मुसीबत ये हुई कि यूनाइटेड नेशन की वो चीजें जो इनके अगेंस्ट जाती है उसको ये कभी नहीं मानते, लेकिन जब इनके फेवर में जाती है उन सबको ये मतलब वाह करना शुरू कर देते हैं। यूनाइटेड नेशन के मिडिल ईस्ट के हवाले से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। जमाल खशकजी के हवाले से क्या हुआ था सऊदी अरेबिया के खिलाफ, क्या उसके ऊपर अमल किया गया? इस तरह के और बहुत सारे मामला अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जाता। वो वहां देखते हैं जहां पे उनको लगता हो कि अब हमें ये चीज बेनिफिट दे रही है। अगर पाकिस्तान भी यही करता है, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां कोई रिपोर्ट आ जाती है यूनाइटेड नेशन में या रेजोल्यूशन आ जाता है टेरर के हवाले से या किसी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से, मतलब लेकिन अगेंस्ट हो, वो कहते हैं यार ये तो मतलब वैसे ही हमारे खिलाफ इन्होंने वो कर दिया। इंडिया के खिलाफ आ जाए, रशिया के खिलाफ आ जाए, चीन के खिलाफ आ जाए, इसराइल के खिलाफ आ जाए, वो तो कहते हैं भाई कौन हो तुम लोग। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इतना वो नहीं करेंगी। आपको मैं बता दूं डॉक्टर साहब के ये मामला इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये यहां पर शायद मैंने कहा ना कि मैं आपको सच बात बता दूं, जब लास्ट ईयर अमेरिका ने अटैक किया था तो मैंने भी कहा यार मतलब अटैक को कर लेते, आप कुछ गोली भी नहीं चलाते, 2 मिसाइल मारते हो टेल अवीव को, उसके बाद आप खामोशी इख्तियार कर जाते हो। लेकिन इस दफा ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो दूसरे मूड में नजर आ रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं डॉक्टर साहब, जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है ना, वो चीन के खिलाफ भी आती हैं और रशिया के खिलाफ भी आती है, शायद नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सबसे ज्यादा आती है। लेकिन क्या हुआ, वो दुनिया से उनको किसी ने हटा दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इस किस्म की कोई चीज है कि ईरान के लिए आइंदा, क्योंकि इस वक्त ईरान अगर मैं वही बात करूंगा, एंड करूंगा, फिर आप बात कमेंट कर लीजिएगा, कि जो बंदा मर रहा होता है ना, वो कहते हैं यार अपने से पहले तो कम से कम 2-4 को मार के जाऊं, क्योंकि अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती किसी चीज की वो नहीं होती। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ फखर भाई, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि चाइना और रशिया के अगेंस्ट में भी कोई रिजोल्यूशन कंडेमनिंग सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं आता, क्योंकि वीटो कर देते हैं वो, ठीक है ना। तो आपकी बात वहां तक जायज है कि भाई रशिया के अगेंस्ट में और चाइना के अगेंस्ट में या अमेरिका के अगेंस्ट में आपको रिजोल्यूशन दिखेंगे ही नहीं। उसका रीजन है कि दे हैव द वीटो पावर और वो उसका उपयोग करते हुए अपने खिलाफ किसी भी रिजोल्यूशन को वीटो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बात, ये देखिए मैं कह रहा हूँ इस लड़ाई के 2 ट्रांजैक्शन है। ईरान 2 जगह हमले कर रहा है, एक जीसीसी पे हमले कर रहा है और एक ईरान जो है इजराइल पे हमले कर रहा है। तो इसमें ईरान के ऊपर हुए हमलों को, इजराइल के ऊपर हुए हमले को ये नहीं कह रहे कि तुमने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, वहां पे वो जस्टिफाई कर रहे कि हाँ भाई आप अपने सेल्फ डिफेंस में होंगे, आपने अच्छा काम किया, बल्कि वहां पे चले अगर हम आपके हिसाब से मान लें, जो मुझे नहीं लगता। लेकिन यहां पे बात यह है कि जो आप मिडिल ईस्ट पे कर रहे हो, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को मार रहे हो और वो बेचारे कंस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, तो उसमें चाइना और रशिया अगर चाहते तो वीटो कर देते इस रेजोल्यूशन को, मगर उन्होंने इसको वीटो नहीं किया। ये समझने वाली बात है, वरना ये कॉन्डमनेशन नहीं आती। तो ये जो बात है कि चाइना और रशिया एब्सटेन किए instead of vetoing it, instead of saying that we stand by Iran to his right to self defense, वो नहीं किया उन्होंने। सो विश्व में मैं देखे मेरा ये मानना, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सिंपल है कि ईरानियन रिजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए, इजराइल को उन्होंने डिस्टर्ब किया, वहां पे बार बार टेररिस्ट अटैक कराए, जो उनका मतलब नहीं था। हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, उनको क्रिएट नहीं करना चाहिए था। और इसको जो है अरबिक कंट्रीज भी इसको मानते हैं कि ईरान जो है एक एक्सपेंशनिस्ट नीति के तहत काम करता है।
तो वो एक अलग है, हमारी आपकी डॉक्ट्रिनल डिसएग्रीमेंट हो सकती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मैं ईरान में, जैसे आप अगर लॉ पढ़ेंगे ना, तो उसमें लॉ में कंसेप्ट होता है आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में, अनेबल एंड अनविलिंग। उसमें ये होता है कि यदि कोई स्टेट अपनी टेरिटरी से नॉन स्टेट एक्टर्स का उपयोग करवाता है, तो वो जो दो तरीके के एक्शन एक स्टेट ले सकता है। एक तो वो कि उसकी टेरिटरी से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे वो उनके अगेंस्ट में ले, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतवर्ष ने किया, और दूसरा उस स्टेट के अगेंस्ट में एक्शन ले। दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप लॉ अप्लाई करेंगे तो ईरान फाइंड्स इटसेल्फ ऑन द वीक फुटिंग। हालांकि गाजा में जो हमले हुए उस पे जो है साउथ अफ्रीका इजराइल को लेके गया जेनोसाइड कन्वेंशन के वॉयलेशन के लिए, और उनको जो है जेनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत प्रोविजनल मेजर्स भी मिले। मेरा बात सिर्फ इतना है कि ईरान को वेस्ट एशिया पे अटैक नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इजराइल पे करे, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया में, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, में ये सब जगह ना करे। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है, आपने बड़ी अहम बात की, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और मैं यही आपसे पूछने वाला भी था कि इंडिया ने 9 या 10 या 11 जगहों को निशाना बनाया, और उन्होंने कहा भाई हमने तो आपके साथ कोई हमारी जंग नहीं है, हमने वो किया है, नॉन स्टेट एक्टर्स ने उनके जो आउटफिट्स थे उसको निशाना बनाया। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान यही चीज आज अफगानिस्तान में कर रहा है, चल रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, ये चीज चल रही है और इसको मतलब हम भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने भी कहा कि मतलब एज ए कंट्री, में आपकी बात नहीं कर, आपके हिंदुस्तान की पूरे की बात कर, गवर्नमेंट की बात कर, उन्होंने कहा भाई हमारी कोई जंग नहीं थी, आप वही वो जैश वाले थे, फलाते 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 जो ऐसी गड़बड़ियां करते हैं कश्मीर में, हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया, उन्होंने पहलगाम किया, हमने उनको मार दिया, या जो भी किया, मतलब अटैक किया उनको। सर यही अफगानिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन कल परसों मेरी आपसे उस दिन भी बात हुई थी कि आप लोगों के हरीश पटेल साहब बड़े सीनियर डिप्लोमेट है आप लोगों के, उन्होंने कहा कि भाई किस कानून कायदे के तहत पाकिस्तान वहां पे लोगों को मार रहा है। मैंने कल भी कहा था कि वहां पे सर कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, और जिसमें आम सिविलियन यानी आम लोगों की, मेरी और आपकी तरह के लोगों की, अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे हुई है। तो सर उसका फिर क्या होगा, मुझे ये बता दो। दूसरी बात एक छोटी सी, कि अगर अमेरिका का अड्डा है दोहा के अंदर, वहां से सर बम्बार जो है वो B-52 उड़ता है, F-35 उड़ता है, F-15 या F-18 जहाज उड़ता है, वहां उनके जो मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम है वहां से वो मिसाइल मारे जा रहे हैं। तो क्या ये कोई भी कंट्री, ईरान को साइड पे रख देते हैं, ये इजराइल हो, ये पाकिस्तान हो, ये इंडिया हो, क्या सर छोड़ेगा कि नहीं? इसमें क्वेश्चन क्या था आपका? सर मैंने कहा कि हम दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा है। इस तरह तो पूरी दुनिया कहेगा यार इस मुल्क से मेरे ऊपर हमला, मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स ने मेरे ऊपर हमला किया और मैंने मार दिया, फिर तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहा हरीश पटेल साहब ने 2 दिन पहले नेशनल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने की उन्होंने बात की कि पाकिस्तान वहां पे ज्यादती कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ईरान के ऊपर जो होने वाले हमले हैं, वो जहाज अगर उन बेसिस से उड़ते हैं तो क्या उसको वो निशाना नहीं बनाएगा, उसको देखेगा कि नहीं नहीं मैं तो अमेरिका को मारूंगा, या चलो इजराइल तक उनका मिसाइल पहुंचता है उनको मारूंगा? सिर्फ ये पूछ रहा हूं। देखिए, मैं ना आज 2 डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएन की। आरजू जी अगर आप दिखा सके तो ये देखिए, ये यूएन की रिपोर्ट है, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल की है, और इसका टॉपिक है एनालिटिकल सपोर्ट टू द सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ब्ला ब्ला ब्ला। ये रहा, team submitted pursuant to the resolution concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting threat to the peace, stability and this ये इसमें ये मानते हैं, जो समरी है मैं आपको बड़ी छोटी सी है वो पढ़ देता हूँ, खासकर ये वाला पैराग्राफ। In particular, Tehreek-e-Taliban Pakistan has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil. These attacks have led to cross-border military confrontation, causing a number of casualties as well as disruption in the bilateral trade.
और आप ये पढ़िए, द डिफैक्टो अथॉरिटीज हैव सप्रेस्ड ऑल्दो नॉट एलिमिनेटेड द थ्रेट फ्रॉम इस्लामिक स्टेट टू इराक एंड लेवांट ISIL, जिसको वो कह रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो जो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, मैं इस पे मैंने दिन भर बैठ के इसको पढ़ा था, मेरी किताब के सिलसिले में जो मैं आर्ग्यूमेंट लिखना चाह रहा था उसके लिए रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। सो उसमें UN भी ये बात मानता है कि अफगान की सॉयल यूज होती है TTP के द्वारा। और हाँ बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, आपने बिल्कुल इसका जिक्र किया। फाइक नसीर जो रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के, वैसे अफगानिस्तान के लोग कुछ उनको मानते कुछ को नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में गो कि वो मौजूद है, वो भी तालिबान हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर यहाँ पर मतलब इस रिपोर्ट जो आपने जिक्र किया TTP का, इससे पहले भी गालिबन अक्टूबर-नवंबर में भी यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आया और उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं सराउंडिंग्स में, जो नेबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, वहां से ये मसला है। सर पाकिस्तान के हवाले से भी ऐसी कोई रिपोर्ट है कि वो इंडिया में इस किस्म की कोई चीज करता है या कर रहा है? मतलब मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स का चक्कर है, देखिए अफगानिस्तान के सिलसिले में जो ये बात रिपोर्ट में लिखी है कि वहां पे समस्या ये है कि 2 पावर सेंटर है, एक कांधार है और एक काबुल है। चूंकि जो अभी अखुनजादा साहब है, हिबतुल्लाह अखुनजादा, जो कि वहाँ के हेड हैं, लीडर, वो कांधार में बैठते हैं और वो उनकी कोटरी बहुत छोटी सी है, वो बहुत ज़्यादा बाहर पब्लिक में आते नहीं है, जिसको लेकर के एक डिससेटिस्फेक्शन है काबुल के लोगों में। लेकिन ये जो काबुल और आसपास के कुछ रीजन है, हालांकि वो एक्नॉलेज करते हैं कि तालिबान का जो रेट है ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में चल रहा है, मगर 4 तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां ऑपरेट कर रहे हैं, इसको उन्होंने माना है, एक्सेप्ट किया है। उसमें से है आपका किर्गिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक का कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, दूसरा उज्बेकिस्तान की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों इस्लामिक है, उनका नाम था, और तीसरा TTP का भी नाम था। दे आर वेरी एक्टिव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है उसमें सच्चाई है, आप इस बात को समझें। मगर पॉइंट ये कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को कर्व कौन करेगा? पाकिस्तान के पास वो क्षमता है कि वो अपनी सॉयल के ऊपर तो एटलीस्ट इनको ना पैदा होने दे। अफगानिस्तान में तालिबान के पास ये क्षमता है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने ये माना कि ISIL जो था, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और लेवांत जो था, उसको इन्होंने डिफीट किया है कंक्लूसिवली। हालांकि वो अभी भी लड़ रहे हैं उससे, खुरासान वाले IS के मॉड्यूल से। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के एक्शंस को समझ सकता हूँ, उनके पास लेजिटिमेट ग्राउंड है, मगर ये तो कर्मा है, जो आपने बोया है वो आप काट रहे हो। जी सर हम ही बोलते हैं, क्योंकि आप हर बार हमें ही कहते हैं कि हम काट रहे हैं, बाकी सारी तो कोई कंट्री किसी चीज के लिए। ये जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 काटा, ये आपकी थ्योरी थी, इसी के लिए आपने ये नॉन स्टेट एक्टर्स बना दिए समाज में। जी फखर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? फखर, योर लास्ट कमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक तो ये है कि मैंने कहा कि इस किस्म की रिपोर्ट जिसके ऊपर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था 6 मई 2025 को, तो सर उस वक्त भी क्या कोई ऐसी रिपोर्ट थी कि जिस तरह TTP के हवाले से है कि उस अफगानिस्तान की सोयल से पाकिस्तान में हमले कर रही है, तो जैश के हवाले से या बाकी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है जो डिक्लेयर्ड हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल कोई बात ऐसी नहीं है, वो डिक्लेयर्ड है, लिस्ट में भी मौजूद है यूनाइटेड नेशन के, सर उनके ऊपर भी कोई रिपोर्ट ऐसी थी कि ये इन्होंने पहलगाम में या इस किस्म की, मेरी नजर से नहीं गुजरी, तो जिसके ऊपर मतलब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया? मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जिसमें LET हो गई और ये हो गया, ऐसे UN की रिपोर्ट्स बाकायदा है। नहीं, मैंने कहा ना कि हमला यहाँ पे तो TTP के हवाले से कहा जा रहा है ना कि वो हमले करती है और बड़े बड़े हमले करती है ना, मतलब बिग अटैक्स। तो यहाँ पर कोई पाकिस्तान के हवाले से क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने कोई बड़े हमले की यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा उसको बनाया हो, सेम लाइक दैट? यानी एक जो जस्टिफाई करने की मैं बात, असल में मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जस्टिफाई होती है चीज की, भाई इसलिए हमने हमला किया कि हमारे पास ये चीज मौजूद है,
हमारे पास एक राइट मौजूद है जिसकी वजह से हमने इसका इस्तेमाल किया। ये पूछना चाह रहा हूं मैं असल में। देखिए, पहलगाम के बाद दुनिया के सारे देशों ने एक तो ये ट्वीट किया था और एक एक्नॉलेजमेंट दी थी कि इंडिया हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस। आपका अगर प्रश्न स्पेसिफिकली ये है कि जैसी रिपोर्ट मैंने अफगानिस्तान के लिए पढ़ी टीटीपी के हवाले से, क्या वैसे ही एग्जैक्ट रिपोर्ट है पहलगाम के रिश्ते में, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मगर भारत पहलगाम का जो कनेक्शन है वो लश्कर तैयबा और इन जैसे आतंकवादियों से ढूंढता है। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट है पाकिस्तान के अगेंस्ट में जहां पे ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के जो फोर्सेज है वो इस तरीके के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको प्रमोट करते हैं। दाऊद इब्राहिम के हवाले से रिपोर्ट है। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 2022 में जो अफीम की खेती किया करते थे अफगानी, और जो अभी इस साल जो अफीम की खेती हुई है उसमें 95% की कमी आ गई है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि उनकी पॉपी की खेतियां कम हो गई हैं। भाई वो क्यों कर रहे हैं भगवान जाने, उनकी इनकम कहां से है। अच्छा, ये भी लिखा है कि इकोनॉमिकल, वो जिस वक्त अमेरिका था वो रिपोर्ट भी शायद आपने पढ़ी थी कि उस वक्त पीक पे था ये जो क्रॉप थी, ये जो क्रॉप थी, ये बहुत ज्यादा कॉफी की क्रॉप जो थी वो बहुत अफ्यून की बहुत टॉप पे थी जिस वक्त अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड थी इन अफगानिस्तान। और उसके बाद ये कमी आई है, तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये काम कौन कर रहा था। ये भी एक मेरे ख्याल में कम से कम एक, हाँ सर, ये भी हमें बात करनी जरूरी है कि ये असल करने वाला कोई और है, लेकिन वो दाढ़ियों वाले और पगड़ियों वाले 2001 में नहीं, जब डालना आसान होता है काम, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये नहीं कहता कि वो ये हो सकता है, मैं उनको आसान होता है जरा काम। लेकिन सुने तो ये काम 2001 से जब तालिबान 1.0 आया था तब से शुरू हुआ था, इसमें लिखा हुआ था। लेकिन हो सकता है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका आया तो उसके बाद उन्होंने भी इसको कंट्रीब्यूट किया होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया सर उन्होंने, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये रिकॉर्ड का हिसाब ये आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। जी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही, और क्योंकि आज हम थोड़े लेट भी हो गए, लेकिन इस टॉपिक को लेकर हम आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया फकर कि आप भी आए, और तमाम लोग जो आज आए, देखा सुना। कई लोगों के कमेंट मैंने सामने लगाए भी थे डॉक्टर साहब, आपके लिए भी बहुत से कमेंट्स थे, वो भी आई डोंट नो आपने देखे हैं या नहीं, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम एक कमेंट अगर कोई मेंशन करूं तो आप लोग प्लीज देख लिया करें और रिप्लाई भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।